आदाब कबूल कीजिए आदिल खान आज़ाद का। आज है 8 अगस्त 2026 की शाम। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे यमन में छिड़ गई भयानक जंग, आसमान से बरसती मौत की तस्वीरें आई सामने। हूथी या सऊदी अलायंस, आखिर किसकी बढ़ गई मुश्किल, किसका नुकसान। हॉर्मोज में फिर नजर आने लगे जंग छिड़ने से पहले वाले हालात। यूएई के जहाज पर मिसाइल से हुआ हमला, आखिर किसने किया। सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के नए डिफेंस पैक्ट के बाद ईरानी प्रेसिडेंट का सामने आया बड़ा बयान। आखिर तीनों को पेज़ेश्कियान ने दिया क्या पैगाम। अमेरिका और इसराइल के लिए कौन सी वार्निंग कर दी जारी, बताएंगे हम। सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट पर तुर्की ने आखिर क्यों दी सफाई। क्या नाटो के अंदर किसी मुश्किल में फंस सकते हैं एर्दोगन। और इन्हीं खबरों के साथ देखिए मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी अपडेट्स इस छोटे से वीडियो में। शुरुआत करते हैं इस शो की, लेकिन एक अपील के साथ। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, अगर ना किया हो सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर खबरें अच्छी लगती हैं तो कीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहली खबर देखिए, यमन के अंदर अब एक और ख़तरनाक लड़ाई शुरू हो गई है और हूथियों के ठिकानों पर बड़े ड्रोन हमले किए गए हैं। तस्वीरें उन्हीं की हैं। यमन की इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड गवर्नमेंट की फोर्सेस ने हुथीस के ठिकानों और उनकी गाड़ियों को ड्रोन, बॉम्बर्स और मोर्टार से निशाना बनाया। सामने आई तस्वीरों में हुथियों के लड़ाकों को कई जगह पर जमा देखा जा सकता है। ये हमले कई जगह पर हुए हैं। फिलहाल एक जगह का आप जो नज़ारा देख रहे होंगे, वहाँ लोग जमा हैं और फिर ऊपर से ड्रोन से हमला होता है। धमाके के बाद कुछ लड़ाके जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं, जबकि कुछ अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते नजर आते हैं। हुथीस के हमले के बाद भी ऐसा ही मंजर भागने का दूसरी तरफ भी देखा जाता है। इस सीन के बाद एक दूसरे शॉट में पेड़ की आड़ में बैठे एक हुथी लड़ाके को भी निशाना बनाया जाता है और कई और शॉट्स में उनकी कमांड पोस्ट को भी आप धमाके से उड़ता हुआ देख सकते हैं। हमले तेज हो चुके हैं। ये हमले 8 अगस्त को भी जारी हैं, जिनकी फुटेजेस बाद में आएंगी रात या सुबह तक। यमनी फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन कर्नल माजिद अल नुज़ैली ने कहा है कि हूथियों के हमलों के जवाब में कई फ्रंट पर काउंटर ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। नुज़ैली ने कहा है कि अगर हूथीस किसी एक सेक्टर पर हमला करते हैं तो उसे पूरे मुल्क में सरकारी फोर्सेस पर हमला माना जाएगा और उसका जवाब भी सख्ती से दिया जाएगा। याद रखिए दोस्तों, जिन्हें नहीं पता फिर बता दूं, यमन में इस वक्त 2 अलग अलग पावर सेंटर हैं, 2 हुकूमतें हैं। एक अदन से चलती है जिसे दुनिया तस्लीम करती है, एक सना से चलती है जो हूथीस की है। एक तरफ दुनिया भर में तस्लीम शुदा यमनी गवर्नमेंट है जिसके साथ सऊदी अरब खड़ा है और जिसे हथियार और मिलिट्री सपोर्ट भी मिलता रहा है सऊदी और बाकी दुनिया से। दूसरी तरफ हूथियों की सेल्फ डिक्लेयर गवर्नमेंट है जो उन्होंने खुद बनाई है, जिसे कोई नहीं तस्लीम करता सिवाय ईरान के। ये हुकूमत सना से चलती है और इसके पीछे ईरान की पूरी हिमायत है। अब इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। दोनों तरफ यमनी हैं और फिलहाल इन हमलों में ड्रोन एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आ रहे हैं। सरकारी फोर्सेस के पास ऐसे ड्रोन हैं जो हवा में रहकर इलाके पर नज़र रख सकते हैं, टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं और सही वक्त पर हमला कर सकते हैं। आप शुरू से ये तस्वीरें देख ही रहे ना, लगातार ये लंबा वीडियो देखते रहिए, इससे आपको पता चलेगा ये ड्रोन वॉर कितनी खतरनाक है। हूथीस के पास भी बड़ी तादाद में सुसाइड ड्रोन हैं जो इसराइल पर भी दागे गए थे, जिन्हें टारगेट की तरफ भेजा जाता है और टकराने के बाद वो खुद ही तबाह हो जाते हैं, इसीलिए सुसाइड ड्रोन कहलाते हैं। यानी यमन की ये लड़ाई अब सिर्फ ज़मीन पर नहीं रही, ड्रोन ने इस जंग को एक नया और बेहद ख़तरनाक मोड़ दे दिया है। और आखिर में ये भी याद रखिए कि ये तस्वीरें 7 अगस्त की शाम हुए उन्हीं हमलों की हैं जिनमें यमनी फोर्सेस ने हूथियों के ठिकानों को निशाना बनाया था। आज जो हमले हो रहे हैं उनकी वेरीफाइड तस्वीरें बाद में आएंगी। और अब अगली बड़ी खबर सुन लीजिए, मसूद पेज़ेश्कियान ने क्या कहा है और उसके बाद समझिएगा क्या एर्दोगन किसी मुश्किल में है सऊदी और पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करके। दोनों बड़ी खबरें एक एक कर सुनिए सर। पहले एक जहाज़ पर हलचल हुई है, वो सुन लीजिए। समंदर में एक बार फिर यूएई के जहाज़ को मिसाइल से निशाना बनाया गया है और यह हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में हुआ है, जहां ईरान कंट्रोल करके बैठा है और अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है। यह खबर 8 अगस्त की शाम 4 बजे के बाद सामने आई है, यानी ताज़ा खबर है बिल्कुल। यूएई की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी एडनॉक का एक जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजर रहा था, तभी उसे मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमले के बाद
जहाज़ की हालत को कंट्रोल में ले लिया गया, ये कहा गया है दुबई की अबू धाबी की तरफ से। और अच्छी बात ये रही कि इस हमले में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। यानी हॉर्मोज़ में एक बार फिर कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाए जाने से पूरे रीजन में समुद्री सिक्योरिटी को लेकर फिक्र बढ़ गई है। याद रखिएगा, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ यूं करके घूम रहा है, उस तरफ ईरान है और इस तरफ ओमान और यूएई है। याद रखिएगा कि ऐसे ही समुद्री हमलों के बाद ईरान पर बमबारी शुरू हो जाती है। पहले जहाज़ों पर हमला होता है, फिर रात में ईरान पर बमबारी होती है। तो अब सवाल यह है कि ये हमला ईरान ने किया है या ईरान पर वापस हमले शुरू करवाने के लिए ये खेल किसी और ने खेला है, क्योंकि ईरान ने अभी तक इस हमले पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। जब तक मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ तब तक। आगे बढ़ते हैं, दो अहम खबरें सुन लीजिए। क्या ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान को दीन के नाम पर एक बड़ा पैगाम दे दिया है? और क्या तीनों मुल्कों के नए डिफेंस पैक्ट के बाद ईरान अब उनसे टकराव से बचने का रास्ता तलाश रहा है? पेज़ेश्कियान के ताज़ा बयान को अगर ध्यान से सुना जाए तो इसमें एक तरफ तमाम मुस्लिम ममालिक को साथ आने का पैगाम दिया गया है और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल को ये साफ इशारा भी है कि ईरान का असल टकराव उनसे है, किसी भी मुस्लिम मुल्क से नहीं। पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल की कोशिश है कि पर्शियन गल्फ के मुल्कों को, फारस की खाड़ी के मुल्कों को ईरान के खिलाफ खड़ा किया जाए। वो जिसे पर्शियन गल्फ कहते हैं वो एक गल्फ भी है, उसी में ही सारे लोग, सारे मुस्लिम ममालिक आते हैं और पर्शियन गल्फ ही है वो। तो उसमें जितने मुल्क हैं, अरब मुल्क, इन्हें ईरान के खिलाफ खड़ा किया जाए, लेकिन ईरान इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, ये पेज़ेश्कियान ने कहा। उन्होंने माना कि ईरान के अंदर भी अलग अलग राय है और कुछ इंटरनल चैलेंजेस हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और अमेरिका और इसराइल इन्हीं हालात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यानी इंटरनल कुछ ना कुछ बगावतें हैं। लेकिन इसके बाद पेज़ेश्कियान ने ऐसी बात कही जिसे सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के नए डिफेंस पैक्ट के बाद ख़ास तौर पर अहम माना जा सकता है। उन्होंने कहा, सभी मुसलमान आपस में भाई हैं, चाहे वो शिया हों या सुन्नी हों। ईरान का प्रेसिडेंट कह रहा है, नहीं जानता होगा, यहाँ के लोग बहुत जानते हैं। वो बोल रहे हैं हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। यानी क्या पेज़ेश्कियान ये पैगाम दे रहे हैं कि ईरान की लड़ाई दूसरे मुस्लिम मुल्कों से नहीं है? और क्या वो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि नया डिफेंस अलायंस होने के बावजूद ईरान उन्हें अपना दुश्मन नहीं मानता? लेकिन दोस्तों, पेज़ेश्कियान ने इसी के साथ ईरान की मिलिट्री पोजीशन भी बिल्कुल साफ कर दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल का मकसद ईरान को पूरी तरह डिसआर्म करना था, निहत्था करना था, क्योंकि अगर ईरान की मिलिट्री और डिफेंस कैपेबिलिटी यानी कि दिफा करने की सलाहियत और कुव्वत ख़त्म हो गई तो उसके बाद ईरान को भी गज़ा की तरह तबाह कर दिया जाएगा। यानी पेज़ेश्कियान कह रहे हैं इनका प्लान ईरान को गज़ा बनाने का है। इसीलिए हमसे कहते हैं मिसाइल कैपेबिलिटी बंद करो, अपनी बिल्कुल मिसाइलों को ख़त्म करो, न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करो। पेज़ेश्कियान ने साफ कहा, हम अपनी मिलिट्री और डिफेंस कैपेबिलिटी छोड़कर किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन पेज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि ईरान किसी दूसरे मुल्क पर हमला करके उसकी ज़मीन लेने या अपना इलाका बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। यह हमारी नीयत ही नहीं है। उनके मुताबिक ईरान अपने सभी पड़ोसी मुल्कों को भाई मानता है, क्योंकि ये सभी एक ही रीजन में रहते हैं और उनके बीच जंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके उलट उन्होंने ज़ायनी इसराइल पर दूसरे मुल्कों की सरहदों का एहतराम न करने और उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। यानी पेज़ेश्कियान का मैसेज काफ़ी साफ, शफाफ, क्लियर, क्रिस्टल दिखाई देता है। मुस्लिम मुल्कों के लिए भाईचारे का पैगाम और अमेरिका इसराइल के लिए ये इशारा कि सऊदी अरब, तुर्की या पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते जैसे भी हों, ईरान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी छोड़ने वाला नहीं है और उसका असल टकराव अमेरिका और इसराइल से ही होगा, औरों से नहीं। हालांकि पेज़ेश्कियान ने अमेरिका से कहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। कहा है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत करना चाहते हो करो, लेकिन झुककर हरगिज़ नहीं करेंगे, वक़ार के साथ करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये बयान नए डिफेंस पैक्ट के बाद ईरान की तरफ से टकराव कम करने की कोशिश है या फिर मुस्लिम मुल्कों को अमेरिका और इसराइल से दूरी बनाने के लिए एक बड़ा सियासी पैगाम है? ये आप लोग बताइएगा, इन दोनों में से ये क्या है? आगे बढ़ते हैं। क्या एर्दोगान मुश्किल में है? सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ हुए नए डिफेंस समझौते को लेकर तुर्की ने अब बड़ी सफाई दी है और कहा है
जबकि इससे उसकी नेटो मेंबरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा ये डिफेंस पैक्ट करने से। तुर्की की सरकार ने कहा है कि ये डिफेंस पैक्ट नाटो के साथ उसकी मौजूदा कमिटमेंट के खिलाफ नहीं है, बल्कि रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक नया कॉपरेशन मैकेनिज्म है। तुर्की ने साफ किया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ ये नया डिफेंस अलायंस नाटो मेंबरशिप का कोई ऑप्शन नहीं है, ये उससे अलग मामला है। सरकार ने इस समझौते को लेकर चल रही बिना बुनियाद की बातों और गुमराह करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट को भी खारिज किया है। यानी तुर्की का मैसेज साफ है, सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ डिफेंस कॉपरेशन भी चलेगा और नाटो के साथ उसकी कमिटमेंट भी बरकरार रहेगी। असल में सवाल ये उठ रहा है कि कल को सऊदी या पाकिस्तान के साथ नाटो के किसी मुल्क की जंग छिड़ गई, उस वक्त तुर्की क्या करेगा? नाटो मेंबर पे गोली चलाएगा इस डिफेंस पैक्ट की हिमायत करते हुए, या इस डिफेंस पैक्ट को छोड़कर नाटो की तरफ से गोली चलाएगा सऊदी पाकिस्तान पे? चक्कर बड़ा अजीब है। हालांकि इसमें कई और मुल्क जुड़ सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका इस जंग से निकलेगा और मुस्लिम मुल्कों को ही मुस्लिम मुल्कों से भिड़ने के लिए छोड़ जाएगा। अब ये हमले करें तुम निपटो, करेंगे जहाज़ों पे करें, देखते हैं, वसूलें फीस, और उधर वो हूथी रोक के देखें। मुझे लगता है पर्सनली, और ये मेरा एक जर्नलिस्टिक व्यू है, कि अमेरिका इस जंग से जल निकलेगा। और ये जो बन रहा है पैक्ट, वो इसी बात के लिए है कि किसी की मनमानी नहीं चलेगी। हॉर्मोज और बाब अल मंदब वैसी रहेंगे जैसे पहले थे, और अब पहले से ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, क्योंकि ये सब एक डिफेंस पैक्ट के तहत होगा, एक अम्ब्रेला बना लिया गया है। लेकिन एक तरफ सवाल ये भी है, फिर अमेरिका के भूकाल पर भी तो सवाल उठेगा, जो इन अरब मुल्कों को इतनी दहाइयों से सिक्योरिटी देने के नाम पर इनकी ज़मीनों पर जमा बैठा है, जबकि हकीकत नंगी हो चुकी है कि अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पाया अमेरिका ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स के आगे, तो इनकी क्या सिक्योरिटी करेगा? अपने फौजी, फाइटर जेट, मिलिट्री साजो सामान सब तबाह बर्बाद मारे गए। तो क्या इन लोगों ने, अरब मुल्कों ने एक नए रास्ते की शुरुआत कर दी है जिसमें अमेरिका को माइनस किया जा रहा है? दोनों नज़रिए से सोचना चाहिए। अब कुछ मिक्स्ड और बड़ी अपडेट्स भी सुन लीजिए। अमेरिका को कई खबरों की छोटी छोटी अपडेट्स हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान और ओमान जल्द ही एक एग्रीमेंट पर पहुंच सकते हैं, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा खुल सकता है और कमर्शियल शिपिंग फिर से शुरू हो सकती है। अमेरिकी अफसर के हवाले से ये खबर सामने आई है। इसी बीच इस हफ्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज़ों की आवाजाही और कम हो गई है, यानी माल दुनिया में कम पहुंच रहा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, महंगाई दुनिया में थोड़ी सी और बड़ी होगी। जबकि ईरान का कहना है कि ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मिलकर मैनेज करने वाले एग्रीमेंट पर प्रोग्रेस हो रही है और इस पर फैसला जल्द हो सकता है। यमन की आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि उनकी मिलिट्री ने कई जगहों पर हूथियों के खिलाफ ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं। इस मुतालिक हम एक डिटेल खबर शुरुआत में आपको दिखा चुके हैं। अमेरिका में कई सेनेटर्स ने एक रेजोल्यूशन पेश किया है जिसका मकसद डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग को ख़त्म करना है। क्या ये रेजोल्यूशन ट्रंप को रोक पाएगा? लगता नहीं। यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए नए डिफेंस पैक्ट का खैर मकदम किया है। सऊदी अरब यमन की इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बैकर है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में, फ़लस्तीन में जुमे को इसराइली फोर्सेस और सेटलर्स ने कई जगहों पर रेड्स, गिरफ्तारियां और हमले अंजाम दिए। फ़लस्तीन की वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में ये कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए और आज़ाद बोल इंडिया के साथ बने रहिए। यहाँ तक बने रहने के लिए मैं आपका दिल से मशकूर हूँ।